ये एक डिस्क्वालिफाइड लोगों की सरकार महाराष्ट्र में अभी विराजमान है, ऐसे मुझे लगता है। के विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, उन्होंने एकनाथ शिंदे को लीडर करके जो मान्यता दी थी, वो जो उनका डिसीजन या निर्णय है, वो पूरा गैर कानूनी है, वो इलीगल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेडीमेड जजमेंट दे दिया है, सिर्फ डिक्लेयर करके उसके ऊपर सिक्का मार के उसके ऊपर सिग्नेचर करना, इतना ही काम राहुल नार्वेकर जी को करना है। लेकिन उनको जैसे आदेश आते हैं उस तरह से वो बिहेव करते ऐसा दिखता है। विधानसभा के स्पीकर जो है वो बीजेपी की बाजू लेके ही काम कर रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफ देने वाली बात है। जो भारतीय संविधान समझते हैं और मानते हैं, जो लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए बहुत ही तकलीफपूर्ण बात है। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान अख्तर, आप देख रहे हैं द वायर। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बदलाव होने के संकेत पिछले कुछ दिनों से नजर आ रहे हैं। शरद और अजित पवार के बीच के डिस्कोर्स को अलग भी रखे तो एक और मुद्दा है, ये शायद ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो कि शिवसेना के एमएलएस के डिस्क्वालिफिकेशंस का। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दिए फैसले के मुताबिक अगर स्पीकर अपना निर्णय देते हैं तो सीएम एकनाथ शिंदे की कुर्सी जा सकती है और वो अपने साथ गए दूसरे एमएलएस के साथ डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला, और इसी पेच को समझने के लिए कि क्यों सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद अभी तक निर्णय नहीं दिया जा रहा कि कौन डिस्क्वालीफाई होगा, कौन एमएलएज रहेगा, यही समझने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है महाराष्ट्र के एडवोकेट असीम सरोदे जी। असीम जी महाराष्ट्र की राजनीति पर लीगल प्रतिक्रिया देते हैं और शिवसेना वर्सेस शिवसेना वाले केस में जनता या पब्लिक की भूमिका से चीजों पर टिका टिप्पणी करते हैं। नमस्कार असीम जी, स्वागत है आपका द वायर में। तो असीम जी से मैं चीजें समझने से पहले थोड़ा सा एक डिटेल, एक फैक्ट इस केस के आपको दर्शकों को बता दूं। तो 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला दिया था महाराष्ट्र के मुद्दे पर। पिछले साल हुए सत्ता परिवर्तन और शिवसेना में हुई बगावत के बाद इस फैसले को बहुत महत्व दिया गया। महत्व इसलिए क्योंकि यह फैसला भारत के संविधान से सीधे सीधे जुड़ा था। सीबीआई चंद्रचूड़ की बेंच ने फैसले में कई अहम बातें की। उसमें से कुछ बातें ये कि शिंदे गुट के द्वारा चुना गया विप गलत है, विप का फैसला पॉलिटिकल पार्टी करेगी और ना कि लेजिस्लेटिव पार्टी। गवर्नर की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए और कहा कि फ्लोर टेस्ट लेने के लिए उचित कारण गवर्नर के पास नहीं था, फिर क्यों उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट लेने के लिए मजबूर किया गया। इसके अलावा भी कई सारी चीजें कही गई, लेकिन चीफ जस्टिस ने यथास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया क्योंकि उद्धव ठाकरे ऑलरेडी इस्तीफा दे चुके थे, ऐसा निर्णय में लिखा गया। अब असीम जी, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे और गवर्नर को गलत ठहराने के बावजूद खुद संज्ञान लेकर फैसला क्यों नहीं सुना, ये पहले आप हमें समझा दीजिए सर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बहुत ही क्लियर है, जिसमें उद्धव ठाकरे के पक्ष में ये फैसला हुआ है, ऐसे हमें दिखता है। क्योंकि उन्होंने अपात्रता किसकी है, कौन डिस्क्वालीफाई हो सकता है, इसके बारे में 10 महीने लगाकर सबका आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना जजमेंट दिया है। और इसमें कुछ पैराग्राफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मुझे लगता है। वो जरूर अपने उसके ऊपर सोच हमारी लगानी चाहिए कि परिच्छेद 123 जो है उसमें उन्होंने कहा है कि उस वक्त के विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, उन्होंने एकनाथ शिंदे को लीडर करके जो मान्यता दी थी, वो जो उनका डिसीजन या निर्णय है, वो पूरा गैर कानूनी है, वो इलीगल है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसका मतलब एकनाथ शिंदे वो लीडर नहीं हो सकते जो ग्रुप के हैं, तो शिवसेना के लीडर करके उन्हें मान्यता देना ही इलीगल है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो भी डिसीजन होगा या हो रहा है या हुआ है, उसके ऊपर स्पीकर ने डिपेंड नहीं रहना चाहिए। सो इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट एवर जजमेंट गिवन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिगार्डिंग who शिवसेना इज और who can avail the party symbol of धनुष्य बाण, तो उसके बारे में भी कोई प्रभाव न रखते हुए डिसीजन लेना है, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसके बाद उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात कही है जो परिच्छेद 119 में है। हम ये देख पाते हैं कि 10 शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का अविभाज्य भाग है, और उसके अनुसार 10 शेड्यूल में कहा गया है कि व्हिप जो होता है यानी प्रतोद जो होता है पार्टी का, उसका डिसीजन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसका आदेश इंपॉर्टेंट होता है।
तो प्रतोष जब कोई आदेश निकालता है तो उसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता। जो उसके खिलाफ कृत्य करेगा वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये 10 शेड्यूल में कहा गया है। यानी इसका मतलब संवैधानिक जो प्रक्रिया है वो बहुत स्पष्ट है। अब ये 119 जो परिच्छेद इसमें क्या कहा गया है? इस पैराग्राफ में कहा है कि 3 जुलाई 2022 को भरत गोगावले इनको व्हीप करके अपॉइंट किया गया और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर इन्होंने शिवसेना का वो भरत गोगावले शिवसेना के व्हीप है ऐसी मान्यता जो दी, वो भी निर्णय पूरा गैर कानूनी इलीगल है ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। यानी ये दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिमोलिश कर दी। एक तो व्हीप जो है वो सुनील प्रभु जो उद्धव ठाकरे ओरिजिनल पार्टी के जो प्रमुख है उन्होंने अपॉइंट किया है, वो व्हीप को ही उन्होंने मान्यता दे दी। इसका मतलब सुनील प्रभु ने जो व्हीप निकाला था, आदेश दिया था, उसके खिलाफ किसी ने बर्ताव किया है तो उनके खिलाफ अपात्रता की कार्यवाही हो सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है। तो अजय चौधरी जो है शिवसेना के जो ओरिजिनल शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे के लीडर करके अपॉइंट किया है, उसके बाद शंका लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दो चीजें साफ होने के बाद हम ये देख पाते हैं कि अभी ये निर्णय पूरा हुआ और इस निर्णय में 141 पेजेस का ये निर्णय है और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ही जिम्मेदारी राहुल नार्वेकर स्पीकर जो है विधानसभा के इनके ऊपर दी है कि आपको घोषित करना है कि कौन अपात्र है और फिर अपात्र कौन है ये तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर लिया। लेकिन जो संवैधानिक एक लक्ष्मण रेखा है कि जो विधानसभा है उसके कामकाज में इंटरवेंशन या उसके कामकाज में दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार किसी कोर्ट को नहीं है। ये जो संवैधानिक मूल्य है उसका पालन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हमने ये यहाँ तक डिसीजन दिया है, अब इसकी कार्यवाही जो है वो स्पीकर यानी राहुल नार्वेकर इनको करनी है। तो राहुल नार्वेकर को एक रेडीमेड जजमेंट दिया गया और सिर्फ डिक्लेयर करना बाकी था, डिक्लेयर करना ही उनका काम था। उसके लिए अभी उन्होंने इतना समय लगाया है, हम देख पाते हैं। सर थैंक यू, आपने इतने तफसील से बताया कितने सरल भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और एकदम सीधे सीधे कह दिया है कि कौन पात्र है कौन अपात्र है। तो इतना अगर स्पष्ट तरीके से अगर आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फिर राहुल नार्वेकर यहाँ पर देरी क्यों कर रहे हैं? क्या यहाँ पर हालांकि हम जानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं और कहीं ना कहीं एक बायस व्यू के साथ वो आ सकते हैं, लेकिन ये जो उनका कृत्य है क्या ये अब सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना नहीं होगी? अब सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना तो वो जरूर है, सब नागरिक देख रहे हैं कि ये अवहेलना किस तरह से हो रही है। कभी राहुल नार्वेकर जी बोलते हैं कि मुझे शिवसेना जो ओरिजिनल पार्टी है उनका जो दस्तावेज है यानी उनका रजिस्ट्रेशन जो हुआ है घटना उनकी कॉन्स्टिट्यूशन उसका मुझे पढ़ाई करना है। तो वो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिख देते हैं कि भाई मुझे आप उनकी घटना की कॉपी दीजिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन वो शिवसेना की पढ़ना चाहता हूँ। तो शिवसेना पार्टी की कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना, उसकी पढ़ाई करना, ये काम ही नहीं है स्पीकर का। वो काम सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है जिनके पास कोई पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होती है और उन्होंने वो पढ़ाई कर ली। उनको जैसे बताया होगा किसी ने ऊपर से कि इस तरह से पढ़ाई करके आपको निर्णय देना है, तो उन्होंने निर्णय दे दिया जो गलत है। इलेक्शन कमीशन का भी निर्णय गलत है जिसमें उन्होंने शिवसेना ये नाम एकनाथ शिंदे का गुट इस्तेमाल करेगा ऐसा निर्णय दिया और धनुष्यबाण जो पक्ष चिन्ह है वो भी एकनाथ शिंदे उनका ग्रुप इस्तेमाल करेगा ऐसा निर्णय दिया। अभी जिशान जी मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि एक सीधा सवाल या सीधी बात है कि सिंबल ऑर्डर के अनुसार सिंबल रजिस्टर होता है इलेक्शन कमीशन के पास, सिंबल क्या है? धनुष्यबाण है। तो शिवसेना ये नाम भी यूज नहीं कर सकते। ये डिसीजन देना किस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अधिकार में आता है। उन्होंने जरूर वो सिंबल जो है वो उनको देना चाहिए था, लेकिन शिवसेना ये नाम भी आप यूज नहीं कर सकते और शिवसेना पार्टी पूरी एकनाथ शिंदे की है। इस तरह का जो गलत निर्णय हुआ है वो भी आप देखिए कुछ दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में वो भी निर्णय सेट असाइड होगा और शिवसेना का धनुष्यबाण ये पक्ष चिन्ह सभी उद्धव ठाकरे को दिया जाएगा। लेकिन बहरहाल ये समझने की बात है कि
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने निर्णय देने के बाद जो गैर कानूनी कार्रवाई होती गई है, उसमें अभी राहुल नार्वेकर भी सहभागी हो गए, जो जिनका काम निष्पक्ष तरह से विधानसभा का कामकाज चलाना है, वो पार्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। और इसलिए अभी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि हम नोटिस निकाल रहे हैं। फिर नोटिस अपात्र जो हो सकते हैं उनके खिलाफ नोटिस निकालना ठीक है, उनको अपना कहने की या रखने की शक्ति देना ये भी ठीक है। नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल के अनुसार सबका कहना सुन के ही उनको क्या सजा हो सकती है, नहीं हो सकती है, उनका गलत है, सही है, ये डिक्लेयर करना ये बात सही है। लेकिन उसके लिए आप कितने ले रहे हैं? और फिर बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रीजनेबल टाइम में करना है, तो रीजनेबल टाइम फ्रेम क्या हो सकती है? इसका कोई सूत्र नहीं है, इसका कोई उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है। इसका मतलब आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर कर सकते हैं क्या? तो संवैधानिक जो इंटेंट है, यानी संविधान का जो उद्देश्य है टाइम शेड्यूल का, वो ध्यान में रखते हुए उसी तरह के मीनिंग ये कोर्ट की जिम्मेदारी है। राहुल नार्वेकर जी जो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और अभी वो क्या करेंगे कि 16 लोग अपात्रता की कगार पर खड़े, डिस्क्वालिफिकेशन की कगार पर खड़े हैं, तो वो उनको बोलेंगे कि भाई आप अपना अपना मत रखिए। अब ये 16 लोग क्या आइडिया कर सकते हैं कि वो 16 लोग अपने 16 वकील अपॉइंट करेंगे, फिर एक एक वकील एक एक दिन, 4-4 दिन, 5-5 दिन लेगा अपना कहना कहने के लिए, और इस तरह से डिले होता जाएगा। और वो दिखाएंगे कि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो डिले कैसे हो इसके बारे में सब सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज वेरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो एक उसका बिल्कुल भी पालन नहीं हो रहा है। ये एक डिस्क्वालिफाइड लोगों की सरकार महाराष्ट्र में अभी विराजमान है, ऐसे मुझे लगता है। ओके सर, आप बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की जो मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ अब मैं एक पैरेलल चीज आपसे आपको बताना चाहूंगा कि जो अजीत पवार की राजनीति अभी चल रही है कि जो सुधीर सूर्यवंशी का रिपोर्ट आया था 3-4 हफ्ते पहले, उनका ये कहना था कि उस रिपोर्ट में ये लिखा गया था कि शरद पवार और अजीत पवार के बीच में डील चल रही है, भाजपा के साथ डील चल रही है। डील का पार्ट ये है कि अजीत पवार को सीएम तभी बना दिया जाएगा जब शरद पवार उनके साथ जुड़ जाए। लेकिन शरद पवार पिछले दिनों से ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जिस तरीके से कुछ कंफ्यूजन बढ़ रहा है महाराष्ट्र में। तो अगर ये यथास्थिति ऐसी ही बनी रही तो क्या अजीत पवार सीएम आपके हिसाब से कभी बन नहीं पाएंगे? क्योंकि ये डिले अगर ऐसे ही होता रहा तो डिले करने तो लोकसभा तक डिले हो जाएगा ऐसे करते करते। तो नहीं, शायद मुझे लगता है कि जो राजनीतिक क्षेत्र में बातें या चर्चा हो रही है उसके अनुसार भाजपा का एकनाथ शिंदे से जो रिश्ता है वो कुछ अच्छा रहा नहीं है। और जो इस्तेमाल एकनाथ शिंदे और उनके साथ भागे हुए सभी एमएलए का करना था वो अभी हो चुका है। तो भाई उस तरह से देखा जाए तो एकनाथ शिंदे अभी किसी उपयोगिता के नहीं रहे हैं। तो उनको शायद ये बताया जाएगा कि आपको हम डिस्क्वालीफाई करने वाले हैं और आप अभी कुछ दिन आराम कीजिए, और उसके बाद एकनाथ शिंदे के जगह अजीत दादा को लिया जा सकता है। और जिस तरह से ये एक बेकानूनी संविधानिकता प्रस्थापित करने का प्रयास हुआ है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस इनकी मदद से, तो देवेंद्र फडणवीस तो एक बहुत ही विद्रूप राजकीय प्रक्रिया शुरू करने वाले व्यक्ति हुए हैं। और उन्होंने जो सेट किया है गलत नॉर्म, वही अभी अजीत दादा पवार फॉलो कर रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है ऐसे मुझे लगता है। और उनको तो कोई राष्ट्रवादी का पक्ष चिन्ह मिलने वाला नहीं है, कभी उनको कभी राष्ट्रवादी ये पक्ष भी मिलने वाला नहीं, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन को उस तरह का डिसीजन लेना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि जिशान जी, आपने ये सोचना चाहिए, ये जरूर हम सभी प्रेक्षकों को भी बताना चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एकनाथ शिंदे के पक्ष में डिसीजन दिया था, पार्टी उनको देकर और पक्ष चिन्ह उनको देकर, उस वक्त कोई डिसीजन नहीं था। लेकिन आज जो डिसीजन अवेलेबल है, जो एकनाथ शिंदे के और उनके साथियों के बारे में अपात्रता का जो निर्णय हो चुका है, उसके अनुसार अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही आसानी से राष्ट्रवादी पक्ष और उनका चिन्ह अजीत दादा को दे, ऐसा हो सकता नहीं। इसलिए वो होने वाला नहीं, इतना मुझे 100% लगता है। अभी एक ही इश्यू है कि रीजनेबल टाइम का मतलब क्या निकाला जाए। मुझे लगता है कि
के सुप्रीम कोर्ट के 2 इम्पोर्टेंट जजमेंट हुए। एक राजेंद्र सिंह जजमेंट है और एक कैश्याम मेघचंद्र सिंह जो मणिपुर के ही थे, और वो इसी बारे में उनका डिसीजन था। तो उसमें कहा गया है, शायद रोहिंटन नरीमन ने वो जजमेंट दिया है और उन्होंने जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने कहा है कि जब हम कहते हैं कि रीजनेबल टाइम फ्रेम में इस तरह के डिसीजन होने चाहिए डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, तो उसका मतलब है कि अगर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने लग सकते हैं। अभी महाराष्ट्र के संदर्भ में कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है नहीं, बिल्कुल ही कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने रेडीमेड जजमेंट दे दिया है, सिर्फ डिक्लेयर करके उसके ऊपर सिक्का मार के उसके ऊपर सिग्नेचर करना, इतना ही काम राहुल नार्वेकर जी को करना है। लेकिन उनको जैसे आदेश आते हैं उस तरह से वो बिहेव करते ऐसा दिखता है। तो पहली बार हम ये भी देख रहे हैं कि ना लोकसभा के स्पीकर न्यूट्रल है, ना विधानसभा के स्पीकर न्यूट्रल है, और विधानसभा के स्पीकर जो है वो बीजेपी की बाजू लेके ही काम कर रहे हैं। ये बहुत ही तकलीफ देने वाली बात है। जो भारतीय संविधान समझते हैं और मानते हैं, जो लोकतंत्र पे विश्वास रखते हैं, उनके लिए बहुत ही तकलीफपूर्ण बात है कि इस तरह का बिहेवियर करने वाले राजकीय नेता अभी बहुत ज्यादा उनकी पैदाश बढ़ रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक आखिरी सवाल था कि रीजनेबल टाइम का मतलब क्या निकाला जाए, लेकिन उसको आपने ही स्पष्ट कर दिया। तो मेरे और कोई सवाल नहीं है, लेकिन थैंक यू सो मच, आज आप इस डिस्कशन में जुड़े। और 2022 में हुई घटना का अनावरण अभी तक हुआ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बावजूद अभी तक जो एक घटना 10 शेड्यूल की धज्जियां उड़ाकर जो की गई थी, उस घटना का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। तो इस घटना को और कॉन्स्टिट्यूशन का कैसे उल्लंघन किया जा रहा है, उस बात को पूरी सटीकता से, पूरे स्पष्ट शब्दों में समझाने के लिए असीम जी, आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।